हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? पढ़ाई कर रहे हैं सब? अच्छी बात है, करते रहिए। जो भी क्वेरी हो उसको पूछते रहिए, नहीं तो अपने पास इकट्ठा करते रहिए। इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, पूछते रहिए साथ के साथ, ठीक है। तो कल तक मैं 2 लेक्चर बना चुका हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। थोड़ा सा क्लियरिटी उसमें नहीं आ पा रही है दिखने में, लेकिन साउंड क्लियर आ रही होगी। आप सुनकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। मैं हालांकि उसको हाईलाइट करता रहता हूँ साथ के साथ, लेकिन फिर भी अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सुनिए, उसको सुनने से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने इस बार ट्राई किया है कि शायद आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए आज हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। तो एक साइंटिस्ट थे, ये फ्रेंच के थे, फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे। उनका पूरा नाम था चार्ल्स एगस्टिन कूलॉम। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था उसका नाम था टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन, TORSION। टॉर्जन मीन्स समझते हो, ट्विस्ट करना होता है। TORSION, टॉर्जन। टॉर्जन मीन्स होता है ट्विस्ट करना, घुमाना। तो टॉर्जन बैलेंस क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर एक पतला सा वायर होता है ऐसा, और उस पतले से वायर से उसको एक ग्लास में इस तरह से बंद करके रखते हैं। ऊपर उसमें कुछ अरेंजमेंट होता है, और नीचे उस वायर से जो स्मॉल स्मॉल चार्जेस लटकाए जाते हैं, और यहाँ पर एक स्केल होता है जहाँ पर इसका मेजरमेंट होता है कितना ट्विस्ट हुआ ये। तो होता क्या है कि जब इन दोनों चार्जेस में, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इन बीच में आर है, तब ये चार्ज जैसे ही मूव करना शुरू करता है, मतलब फोर्स लगता है इनमें, अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो ये चार्ज मूव करता है, तो उसका जो रोटेशन पर इसका मूवमेंट हम देख लेते हैं। और ये जो वायर है ये ट्विस्ट हो जाता है, वायर घूम जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? टॉर्जन बैलेंस है। तो हालांकि टॉर्जन बैलेंस आपके सिलेबस में नहीं है, वो शायद आगे जाके है, MSc में है, पता नहीं कहाँ है, 12th में नहीं है कन्फर्म। लेकिन मैं बता दिया आपको कि कूलॉम ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके लिए, किसकी हेल्प से किया था? टॉर्जन बैलेंस की हेल्प से, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि दो स्मॉल पॉइंट चार्ज, आपने ग्रेविटेशन लॉ 11th में पढ़ा होगा, ये सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं Q1 Q2 की जगह पर M1 और M2 कर दूं, तो यहाँ पर भी M1 M2 हो जाएगा। तो ये देखिए F = G M1 M2 अपॉन R², ये ग्रेविटेशन लॉ हो गया। तो यहाँ पर M1 M2 की जगह पर क्या है? Q1 Q2 है, बस चार्ज आ गया है, इतना इसमें डिफरेंस है। बाकी का इसमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन कब होगा? जब दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो अट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो, सॉरी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन होगा। ये बात हमने कल डिस्कस की थी। सेम चार्ज रिपील्स एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। तो जब उनमें 2 पॉइंट चार्ज में अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई भी फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है वो उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्स ही प्रोपोर्शनल होगा। मतलब F प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? Q1 Q2, और F प्रोपोर्शनल किससे होगा? 1/R²। इसको कंबाइंडली मैंने ये लिख दिया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R²। जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम K लगाते हैं यहाँ पर, और उसके वो K क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। जनरली जो लैब में जो काम होता है वो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का ही होता है कि ये कांस्टेंट है, कितना निकल के आएगा। तो ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग आता है। तो इस K की वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहीं से आया है यूनिट भी। देखो इधर फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन,
न्यूटन, और ये आर स्क्वायर का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, चार्ज इंटू चार्ज, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, यही तो है यूनिट। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू है इसको 1/4πε0, ये E0 नहीं है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा हमें, इसको बोलते हैं एप्साइलन, EPSILON, एप्साइलन। तो एप्साइलन क्या होता है, परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिट करना, अलाउ करना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब ये दोनों चार्ज फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, एयर में या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच का जो मीडियम है वो इतना फोर्स अलाउ करता है कि इतना फोर्स लगा सकते हैं। मान लो यही दोनों पॉइंट चार्ज वाटर में रख दिए जाएँ तो वहाँ का मीडियम अलग हो जाएगा, तो वहाँ का जो परमिटिविटी है वो भी चेंज हो जाएगी। वाटर की परमिटिविटी क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। आपको लग रहा होगा ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, वो कम होगी। क्यों, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस को अलाउ नहीं करेगा वाटर फोर्स लगाने के लिए, क्योंकि बीच में क्या आ गया, वाटर आ गया ना। तो अब ये वाला जो चार्ज है इस वाले चार्ज पर कम फोर्स लगा पाएगा क्योंकि बीच में वाटर आ गया, समझ रहे हो। अब वाटर की जब ऑयल आ जाएगा तो और कम फोर्स हो जाएगा, मतलब जितनी डेंसिटी वाली चीज़ बीच में होगी उतना ही फोर्स ये कम होता चला जाएगा, और जितनी लाइट चीज़ बीच में होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा। तो इसलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इस केस में। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, केवल पॉइंट चार्जेस पर। अब हम ये डिफाइन कैसे करेंगे, पॉइंट चार्ज होता क्या है। देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है, कोई स्फीयर है, उसकी जो रेडियस है और इनके बीच की जो दूरी है, इनकी बीच की दूरी और ये जो रेडियस है इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का कोई साइज नहीं है, वो डिपेंड करता है बीच की दूरी पर, दो चार्जेस के बीच की दूरी पर। कोई छोटी सी बॉल है, ये क्रिकेट वाली बॉल, वो भी एक पॉइंट चार्ज की तरह हो सकती है। कब, जब एक बॉल फील्ड के एक किनारे पर रखी हो, दूसरी बॉल फील्ड के दूसरे किनारे पर रखी हो, तो इतनी दूरी जब हो जाएगी तो उसके मुकाबले उस बॉल की जो रेडियस है वो तो बहुत कम हो गई, तो इतना डिफरेंस कम से कम हमको चाहिए। ठीक, तो ये केवल पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ। दूसरा, चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। मैंने आपको बताया था हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टैटिक, रुका हुआ, रुकी अवस्था में होना चाहिए। अगर चार्ज मूवेबल है तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ वर्क करता है, पॉइंट चार्ज पर और स्टैटिक चार्ज पर। अब स्टैटिक चार्ज में दोनों चार्ज स्टैटिक हों तो वेरी गुड, एक चार्ज स्टैटिक हो तब भी ये वर्क करेगा। लेकिन अगर दोनों ही चार्ज मूविंग हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं तो ये वर्क फिर नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो आज मैंने आपको कूलम्ब लॉ के बारे में बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि ये यहाँ से अब एक्चुअल पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कूलम्ब्स लॉ एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपकी एक्चुअल पढ़ाई अब शुरू हो चुकी है। अपने सारे फ्रेंड्स को बताएंगे आप, और भले ही अपने स्कूल का नहीं हो वो कोई बात नहीं, लेकिन उसका भी आप ख्याल रख सकते हैं। आपका दोस्त है कोई, आप उसको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्कूल का चैनल अपने का। ठीक, थैंक यू।